सत्र आदरणीय अमिताभ चक्रवर्ती जी को संचालित करना है। वही विद्वान वक्ताओं को विषय के विभिन्न आयामों से परिचित कराएंगे। डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति में परमाणु निरस्त्रीकरण की बात की। ये दुनिया परमाणु हथियारों से मुक्त होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट रहित दुनिया और विश्व संसद। ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र संघ एक तरह से धीरे धीरे अप्रासंगिक होता चला जा रहा है, उस समय वे विश्व संसद की परिकल्पना उनके दिमाग में थी। तो वो किस तरह की थी? पासपोर्ट रहित दुनिया और परमाणु रहित दुनिया। उस क्रम में ये जो सैन्यवादी भू राजनीति है, जियो पॉलिटिक्स, आज तो देखिए कहाँ कहाँ युद्ध नहीं चल रहे हैं, खाड़ी देशों में चल रहे हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध को हम सब देख रहे हैं। एशिया के, दक्षिण एशिया किस तरह से हथियारों की जो होड़ है सभी देशों में, चाहे वो एशिया में हो चाहे अन्य महाद्वीपों में हो, वो सब हमको दिखाई दे रहा है। हथियार कहाँ बन रहे हैं, कौन खरीद रहे हैं, उसका क्या असर हिंदुस्तान में शिक्षा पर 6% बजट के लिए कोठारी आयोग ने आज से लगभग 50 साल पहले कहा था, लेकिन अब जाके कहा कि 6% खर्च करेंगे, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा। रक्षा पर हमें 14 से लेके 15% खर्च करना पड़ रहा है। तो जो पैसा शिक्षा में और स्वास्थ्य में लगना ठीक रहता है, वो पैसा हमें हथियारों पर, सेना पर खर्च करना पड़ रहा है। और कौन सी मजबूरी है? मैं बहुत विनम्रतापूर्वक इस सदन की तरफ से आदर के साथ श्री अमिताभ चक्रवर्ती जी को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं, और ये भी अनुरोध करूंगा कि लगातार इसका मॉडरेशन भी आप ही करते रहें। मेरा आदरणीय तोमर जी, उसको तो पहले ही बधाई देने पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन में ये जो कंट्रोल कर रहा है ये बहुत सहज काम, माने सहज काम नहीं होगा, इसीलिए ये तो कर रहा है। विथ पेशेंस ये लोग चला रहा है 2 दिन से, उसको बधाई दे रहा है। माय को स्पीकर्स एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, हम तो पहले हमारा जो पेपर है वो पढ़ रहा है, क्योंकि ये बनाने के लिए हमको कुछ घंटे समय मिले है। तो हम बाद में वो लोहिया विचार मंच का ये भेजवा जाएगा बाई मेल, अभिषेक को ये भेज दिया जाएगा। माय टॉपिक्स इज डीप स्टेट्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, war against inequality, and Lohiyaji's Saptakranti. Hindu write an article in 22nd March 2017. I start from that day. A group of people who are believed to control the levers of power, irrespective of who is in government or military apparatus, working behind the scenes of manipulate to control government policy. The term is believed to have originated in 1990s, and increasing usage of the South Asian context, perceived erosion of civilization in US in the wake of Donald Trump administration's struggle to control the federal bureaucracy and institutions. The deep state political theory posits the existence of clandestine network of powerful
unelected individuals and entities that manipulate or direct government policy outside the formal democratic process. This alleged network, typically comprising the elements of military, intelligence services, the security agencies, and sometimes private entities like defense contractors and financial institutions, is accused to pursuing its own agendas, often working behind the agenda of the elected officials. एक बात तो इसमें कहने पड़ेगा, हम छोटा से भरा हुआ जो टाउन में, मफस्सल टाउन, उसका नाम है इछापुर. That was the biggest ordnance factory in India. Ichapur rifle factory and Ichapur metal factory. Once upon a time, मेरा बचपन, when I am the student, 30,000 वर्कर थे. अभी उससे कुल मिला के 5 से 7,000 वर्कर है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर they are interested to give order to the foreign agencies, because cut money should be come from the foreign agencies. The defense factory should not be. हमारा हुआ पर एक आदमी थे, उसका नाम थे केसी बनर्जी. The Ichapur people respected him very well because he invented the technology of rifle, AK-47 technology of rifle. This was the contractors of the defense contractor doing in what? You know, the Bhopal Kelenkari, the Bhopal scam, and the जो coffin scam, वो सब आपको जानकारी में है. This concept meaning is highly contextual, various globally in the Middle East, Turkey, Egypt, and Pakistan. Now I want to mention the name of Bangladesh. It often refers to enduring influences of powerful military and intelligence services that can undermine civilian authority or even coups. I like to give useful present example of our neighboring state Pakistan and Bangladesh. Pakistan throwing out their Prime Minister Imran Khan. The conspiracy was made by the military junta. The open-minded persons are now looking forward about their and what happened in Bangladesh. Elected government of Sheikh Hasina, it was reported in the news that Joe Biden government has transferred $2 million to topple the Hasina government. This amount was transferred from Bill Clinton Foundation to the fundamentalist forces like Jamaat-e-Islami, Bangla Bhai, and other organizations. Trump was criticized this policy. In the United States, the debate has shifted from historical concern about the military-industrial complex to contemporary political rhetoric, primarily from conservative circles targeting the permanent federal bureaucracy, the administrative state. Modern social scientists and scholars generally dispute the notion that the United States bureaucracy constitutes a deep state in Turkish sense, as it largely transparent and subject to check, and deeply skeptical of the institution and people he now heads. Stephen Bannon said that Trump now leads in the administrative branch could accept from the new president every day could be battle for the deconstruction of the administrative state. The man frequently described as mastermind behind the Trump national agenda, US military industry has brought about a worldwide war such as Israel-Palestine and Israel versus Iran.
Francisco Fiamma and Kathleen E. Warnell expressed their book in the immediate risk of national security spokes the climate change. कल ये बात लेके डिस्कशन हुआ है. The exacerbating stress on the resources that the situation of the nation state present significant threat to state sovereignty and world order, such as nuclear proliferation, of rise of new global power and international terrorism. However, stress on that has been comparatively under the explored as the influence of the climate changes in the availability of critical natural resources such as food and water, and how these changes may impair the legitimacy of the sovereign nation states worldwide. In this context, my opinion is that the cause of present crisis is inequality. Throughout the world, the endangering of inequality because of the new liberal economy, which bring the danger of neo-fascism all over the world. Andreessen complained that the cause of inequality is political. The World Bank data shows that 1923 figure, 1% of the world population owned 38% of the total universal wealth. On the contrary, 50% of the global population deserves only 2% of the global wealth. French economist Thomas Piketty and his team shows that the cause of global inequality is now liberal economy, which interrupted Dr. Ram Manohar Lohia's principles of Saptakanti, seventh revolution, economic inequality. In India, aiming for fair distribution, economic inequality in our position, World Hunger Index shows India ranks 102 out of 123 countries. In India, aiming for the fair distribution of resources of wealth and wealth, these principles have been thrown out by the rulers of our nations, not only the present ruler, all the rulers of the nations. I should conclude by mentioning another two essential points mentioned by Lohiaji in Saptakanti, abolition of caste, which was also the danger of Ambedkar, eliminating the caste-based discriminating, and inequality, ensuring the gender equality and empowering women. In English, there was a proverb, the great men think alike. Both Ram Manohar Lohia and Bhimrao Ambedkar both should see this dream. इसका आगे का सेशन में एक डिस्कशन हुआ है, पहले भी ये डिस्कशन हुआ है जो लोहिया जी फर्स्ट सेशन में जब ये फॉर्म हुए थे, उस सेशन में भी लोहिया जी का वो सामने में द्रौपदी मोर अट्रैक्टिव कैरेक्टर, आज भी तोमर जी भी बोला है क्यों द्रौपदी उनको अट्रैक्टिव कैरेक्टर लगा है, क्यों द्रौपदी एक प्रोटेस्टर थे, प्रतिवादी थे, जब उसको कपड़ा छीनने लगा वो भी जाके क्वेश्चन किया है, जो क्यों ये होता है, ये काम क्यों कर रहा है, आप चुप क्यों, अब तो हमारा ससुर जो है फादर इन लॉ ही इज ब्लाइंड, बट भीष्म कर्णो द्रोणो ऑल यू आर ब्लाइंड. दिस इज द कैरेक्टर ऑफ द द्रौपदी. आई रिक्वेस्ट टू प्रैक्टिस दिस थिंग बिकॉज कल हम देखे हैं यहाँ पर जो सामने जो डिग्नेटरीज बैठा हुआ है तो कोई वुमेन नहीं है,
How I impart the women if we are not practiced in the family, in our periphery? This should be practiced. This is the philosophy of the Lohiya-ji. This is the philosophy of the all over the world, those who are now empowering the women. This is the philosophy. We should have to practice within ourselves. You should have to practice as a we think जो समान है हमारा, सभी समान है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने उसका पहले वाला जो थीसिस लिखा है फायरबाग के लिए, philosophers of the world think alike to change the world, but how to change the world? This is important. So we are fighting to now establish Lohiya-ji's belief, and I do believe we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब सब एक दिन. थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब. बहुत धन्यवाद आदरणीय अमिताभ चक्रवर्ती जी. आपने डॉक्टर लोहिया की सप्तक्रांति के संदर्भ में आज की युद्धोन्मादी दुनिया का मुकाबला कैसे किए जाए इस पर आपने प्रकाश डाला. बर्तोल्ट ब्रेख्त की कविता आप सबको मालूम है, और उस कविता की शुरुआत इस तरह से होती है कि जनरल तुम्हारा टैंक बहुत मजबूत है, देखने में बहुत खूबसूरत है, मगर इसमें एक नुक्स है. इसमें एक आदमी बैठता है, वो आदमी सोचता है. तो इंसान टैंक के अंदर रहे, कहीं भी रहे, वो संवेदनशील होता है, सोचता है. एक फिल्म आई थी कैच 22, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नायक जो युद्ध का नायक है अंत में आत्महत्या कर लेता है. नोम चॉम्स्की के से लेकर एडवर्ड सईद तक लगातार बुद्धिजीवियों की भूमिका को सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं कि बुद्धिजीवी ऐसी स्थिति में आगे आए, खासतौर पे जब युद्ध की मानसिकता लोगों में बन रही हो या देशों में बन रही हो. लेकिन इसके बावजूद वो वातावरण नहीं बन पाता है, और इसीलिए कवि मुक्तिबोध ने कहा कि बुद्धिजीवी है कृतदास, सत्ता से ना विनाल बद्ध. तो कायदे से मुझे लगता है कि बुद्धिजीवियों को इस दिशा में सत्ता को छोड़कर अलग एक मोर्चा लेना चाहिए. हालांकि मोर्चा शब्द लेना ठीक नहीं है, हम अहिंसक शब्दों का यथासंभव उपयोग करें अगर एक अहिंसक राजनीति बनाना चाहते हैं. मैं इस क्रम में बहुत आदर के साथ कर्नाटक से आदरणीय आए हुए लेखक श्री रविंद्र हलिंगा जी को आमंत्रित करूंगा. हम सबको मालूम है कि डॉक्टर लोहिया 1946-47 में कर्नाटक के खेतों में हल चलाए थे जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ, और वहाँ पर गोपाल गौड़ा से लेके UR अनंतमूर्ति की आत्मकथा सुरगी पढ़ेंगे तो कर्नाटक, लोहिया और गोपाल गौड़ा इन सब का वर्णन मिलता है. मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय रविंद्र हलिंगा जी को आमंत्रित करता हूँ. On behalf of delegates coming from Karnataka, we are 7. Fortunately, all the 7 delegates, we came from a certain belt, a certain tradition which we call Sampradaya, secular traditions, secular Sampradaya, which is known Inchigeri Sampradaya. And as our friend observed, Karnataka was a strong basin of socialist movement. Frequently, Dr. Lohiya ji visited Karnataka, and peasants' movements, tenants' movement arose from the entrance of Lohiya ji. That strong base we are having even today, but some electrification is required to arouse the socialist sense in that area. So I suggested that certain steps are to be taken.
So now we are observing in the name of Lohia and Rabi Roy, a program is arranged. Both Lohia and Rabi Roy belong to a period, colonial period. Not only Lohia and Rabi Roy, Marx, Engels, Lenin, all belong, including Mao, all belong to colonial area, colonial era, colonial period. But now we are in the period of globalization. As is well known, capital is a global system. There is no dispute about it. Capital is a global system based upon global division of labor. That is also not disputed. And now the problem is, when capital, as has been observed by our friend, it is flowing like anything. Daily 3 to 4 lakhs, 3 to 4 millions of dollars is transacting from here to there. But whereas the movement of the labor is restricted, very restrictions are there. So in this context, how to face the challenge of this 21st century? The earlier session, it was very interesting. In fact, it should have been extended to more time because it deals with the present problems, artificial intelligence. So how we are going to tackle all these problems? As has been observed by some friends, the very object of mankind, by encouraging science and technology, is to reduce the working hours and to uplift the living standard, to increase the wages, and to have more comfortable facilities in the life. If it is the case, then how to solve this problem? Therefore, I was encouraged to hear one thing from the earlier speakers, that Socialist International is appearing in Europe, Socialist International. Some placards he saw. What does it mean? And Communist International nowhere now. So Socialist International is the pioneer, Socialist International is the pioneer to take up the cause of the labor in this earth. So earlier, I think first international was Working Men's Association, formed by Karl Marx when he was alive. And second effort is of the socialists only. The second Socialist Congress was held in 1793, and it was formed to organize the world level parties of the workers and labor parties. So in this context, now our job is, when we talk about Lohiaji, when we talk about Rabi Roy and all the great leaders of the yesteryear, then how to take up those causes? So those are the periods which belong to earlier one. Now in this period, I say, it is very important one, and it cannot be settled by having such small time meetings. My only suggestion is, I request our organizers of this Loya Foundation and all the socialist senior comrades who are sitting here, that we have a committee to address the present situation. So earlier, the solution was with national boundaries. Now it is beyond national boundaries. In 21st century, our solution is not within the national boundaries, not within the parliaments, not within the state legislatures. Parliament have no power to discuss about the people's problems. They have to ratify what IMF says. They have to ratify what World Bank says. They have to ratify what World Trade Organization prescribes. And we are aware that all the constitutional republics like India, there are more than 160 constitutional republics in the earth. They have already given up their certain powers over capital flow, industrialization, and even agricultural operation to the World Trade Organization.
And whatever World Trade Organization prescribes, they have to follow their prescriptions. They have to make and amend their laws as per the dictation given by World Bank, IMF and WTO. And which is very interesting, as your senior district judge is here, you know, earlier the property tax was levied in municipalities and corporations on the basis of rental system. Now that rental system has given up. Now it is capitalization method. Capitalization method means whatever this property fetches market value, sometimes hot market value will be there. We have to pay taxes on that basis. This capitalization method was dictated when our Honorable Manmohan Singh was the Prime Minister. World Bank put condition that you have to go for this. You remove the rental system, go for capitalization system. And that system was adopted. And unfortunately, or fortunately, I don't know, because first state in India which opted for capitalization method is West Bengal when Jyoti Basu was the Chief Minister. And it was not his compulsion. He wanted money and Congress government was not ready to give money. So he approached the World Bank. And World Bank put conditionalities that, yes, we shall lend money to you, to your state, but you have to follow the capitalization method and replace that rental system. So first amendment was brought by Jyoti Basu when he was Chief Minister. Then Manmohan Singh in 2000 and 2001, he amended our taxation laws, and all the municipalities, corporations, including Delhi municipality and also Chandigarh municipality, I visited those places. And we had a state level conference in our Karnataka to oppose this new method, which is a burden to the people. So, sir, it is not that easy to fight the present challenges. And one thing, we are discussing about Lohiya's remedy. Yes, Lohiya's remedies are relevant only when we are able to update those solutions to the present situation, apply the older methods to the present situation. He talked about seven revolution, and Jayaprakash Narayan, total revolution. And first, it was Karl Marx who used the term permanent revolution. Permanent revolution because the scientific knowledge and technology, they bring so many problems. We have to adapt those things. For that purpose, a permanent revolution is required. Seventh revolution means it includes all things. And it is total revolution. So it is very interesting. Lohiya's total seven revolution concept is very interesting, and we have to update, and for that I request all the concerned persons to have a committee. I was very pleased to see there are so many experts, so many interesting persons, and our Abhishek Singh ji, he is a very good coordinator. He can do that job. And with this request, because this is not a time to extend, go beyond the prescribed time. So I, on behalf of our Karnataka, and also on behalf of strong socialist movement that we had earlier, and we are going to revive it. In this forum, I assure you that in future we are going to revive the socialist movement, which was a strong basin in South India. So with these words, I conclude my speech. Thank you very much. धन्यवाद श्री रविंद्र हलिंगा जी। उन्होंने कार्ल मार्क्स की स्थायी क्रांति, लोहिया की सप्त क्रांति और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का उल्लेख किया। हम सबको मालूम है कि जेपी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोहिया की जो सप्त क्रांति है वही मेरी
संपूर्ण क्रांति है। हलिंगा जी कह रहे हैं कि आज के समय में, कठिन समय में, लोहिया की सप्त क्रांति में जो समाधान दिखाया गया है युद्ध रहित दुनिया का, वो एक रास्ता है, लेकिन बहुत कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, कठिन चुनौती है। मैं इस क्रम में बहुत आदर के साथ श्री सुभाष सामंत को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे रांची विश्वविद्यालय के विद्वान शोधार्थी हैं। मंच पर उपस्थित सम्मानित वक्तागण, सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए सभी लोहियावादी और समाजवादियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। इस सत्र का जो विषय है वह जियोपॉलिटिक्स, डीप स्टेट और सब क्रांति पर आधारित है। लोहिया जी का जो सब क्रांति है वह न केवल भारत की समस्याओं को स्वयं में समेटे हुए है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो समस्याएं दिखाई देती हैं उन समस्याओं का समाधान भी लोहिया के सप्त क्रांति के चिंतन में समाहित है। उन्होंने भारत के संदर्भ में लैंगिक समानता की बात की, स्त्री पुरुष समानता पर उन्होंने बहुत जोर दिया, आर्थिक विषमता को कम करने की बात की, रंगभेद, नस्लभेद को दुनिया से समाप्त करने की बात की, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का विचार का दर्शन उन्होंने दिया, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ वह स्वयं एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। और उसी कड़ी को वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करना चाहते हैं। भारत में हम लोग देखते हैं कि यूरोप से इतर यहाँ कई अलग अलग प्रकार की असमानताएं समाज में मौजूद हैं, जिसे हम लोग अपने सामाजिक न्याय के अंतर्गत उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे यूरोप में जो पूरा संघर्ष जो है वो आर्थिक तत्वों पर केंद्रित है, लेकिन भारत में वो जाति भेदभाव पर आधारित है, महिलाओं के प्रति जो भेदभाव पर आधारित है, रंगभेद को लेकर आधारित है, भाषाई समस्याएं हैं, तो बहुत तरह की यहाँ समस्याएं हैं, उस पर लोहिया जी ने बात की है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत में जो जमींदारी प्रथा है या जो अभी धनी और गरीब लोगों के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, उस वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो जमींदारी प्रथा है उसको लोहिया जी ने खत्म करने की बात की है। क्योंकि एक तरफ देखते हैं यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र हैं, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एशिया और दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसा लगता है कि वो अभी भी आदिम युग में जी रहे हैं। और इस कड़ी में जो वर्तमान में जो पूंजीपति व्यवस्था है, वो व्यवस्था ये जो गरीब राष्ट्र हैं उनके प्राकृतिक संसाधनों का खूब दोहन कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि ये राज्य जो गरीब राष्ट्र हैं या विकासशील राष्ट्र हैं स्वयं के अस्तित्व को बचाने के लिए की संघर्ष कर रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। और जिन गरीब और वंचित विकासशील राष्ट्रों को शिक्षा, चिकित्सा पर अपना पैसा खर्च करना चाहिए था, अपना उनका बजट उस पर खर्च करना चाहिए था, लेकिन वो उस पर खर्च ना करके जो हथियार उत्पादन कर रहे हैं जो राष्ट्र है, वो स्वयं को बचाने के लिए हथियार खरीद रहे हैं। जबकि उन हथियारों को छोड़कर जो हथियार की लड़ाई है, सप्त क्रांति में लोहिया जी ने सत्याग्रह के माध्यम से निशस्त्रीकरण की बात की है, अस्त्र शस्त्र को दुनिया भर से खत्म करने की बात की है। हम लोग एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिस दौर में हम लोग पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे खड़ी है, मानव सभ्यता कभी भी खत्म हो सकती है। अभी हाल ही में ट्रंप का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास केवल इतने परमाणु हथियार हैं जिससे पूरी धरती को 150 बार समाप्त किया जा सकता है। तो क्या हम लोग एक ऐसा आदर्श दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसा ही सभ्य दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं?
तो ये जो आदर्श और नैतिकता पर आधारित शांतिपूर्ण न्यायपूर्ण जो दुनिया हम लोग बनाना चाहते हैं, ये लोहिया के दर्शन में निहित है। तो निश्चित रूप से हम लोग लोहिया के दर्शन के माध्यम से ही इस दुनिया में न्यायपूर्ण और शोषण को समाप्त करने का जो उन्होंने विचार दिया है उसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं ये जियो पॉलिटिक्स किस तरह से जो डीप स्टेट हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं या कॉर्पोरेटवादी घराने हैं या जो मिलिट्री हैं, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को अस्थिर करके रखा हुआ है। वो इराक का मामला हो, ईरान का मामला हो, सीरिया का मामला हो या वर्तमान में फिलिस्तीन या यूक्रेन। फिर हम लोग अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में आंदोलन हुए। निश्चित रूप से इनके पीछे भी कहीं ना कहीं डीप स्टेट की जो एजेंसियां हैं, जो एजेंट हैं, वो काम कर रही हैं। पूरी दुनिया को अस्थिर करके ये अपना हित साधने में लगी हुई हैं। इसलिए जो बड़ी बहुधरीय दुनिया में जो राष्ट्र सिर्फ अपने हितों की रक्षा की बात सोच रही हैं, अपने हितों के लिए पूरे दुनिया को बारूद के ढेर पे ये खड़ी करके रखी हुई हैं। हमें उन जो गुलाम बनाना चाहते हैं ये बड़े राष्ट्र, दुनिया के राष्ट्र, गरीब राष्ट्रों को, तो ये जो वैचारिक लड़ाई है, इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए दुनिया के समाजवादियों को, दुनिया के बुद्धिजीवियों को पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ और अधिक मुखर होने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री सुभाष सामंत जी। आपने बताया कि लोहिया के दर्शन में ये जो दुनिया की समस्या है, युद्ध की विभीषिका, इससे बचने का उपाय है। और ये जो अस्थिरता फैलाने वाली ताकतें हैं, वो ताकतें जो लगातार कलह, अशांति चाहती हैं, युद्ध चाहती हैं, उनका मुकाबला करने के लिए सचेत और तत्पर रहने की आवश्यकता है। अब वो किस स्तर पर, जैसा कि रविंद्र हलीगा जी ने बताया कि ये वैश्विक स्तर पर जो सोशलिस्ट इंटरनेशनल था, जो उसे एक बार फिर से कारगर करने की आवश्यकता है। दुनिया भर में जो समाजवादी विचार में आस्था रखते हैं, शांति में आस्था रखते हैं और युद्ध विरोधी हैं, उन सबको किस तरह से एक सूत्र में पिरोया जाए। हम सब जानते हैं कि दुनिया के विख्यात चित्रकार पिकासो ने एक चित्र बनाया था जिसका नाम है गेर्निका। स्पेन में जहाँ वो रहते थे, गांव है गेर्निका, जहाँ बमबारी हुई और उसके बाद उस विभीषिका पर आधारित उन्होंने एक चित्र बनाया। फौजी जनरल आया, उसने कहा कि ये तस्वीर तुम्हारी बनाई हुई है। तो पिकासो ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आपकी बनाई हुई है। ये युद्ध के कारण ये जो विभीषिका पैदा हुई है, मैंने तो सिर्फ ये कैनवास पे बना दिया है, असलियत में तो आपने किया है। तो चित्रकार भी, लेखक, बुद्धिजीवी और जो भी समाजवाद के विचार में आस्था रखते हैं, वे मिलकर इस दिशा में ज़रूर कुछ कर सकते हैं। ऐसी आश्वस्ति इस मंच से मिल रही है। मैं बहुत आदर के साथ अब आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सैयद शहनवाज कादरी साहब को। कादरी साहब बहुत पुराने समाजवादी हैं। एक ज़माने में उनके बगैर राजनारायण जी कुछ भी काम नहीं करते थे। राजनारायण जी के बहुत प्रिय पात्रों में से आप रहे हैं और राजनारायण जी के लोग के नाम से संस्था तो चला ही रहे हैं, लगातार वे पुस्तकें प्रकाशित कर रहे हैं, उनकी स्मृति को जीवित रखे हुए हैं। राजनारायण जी के किसी पक्ष की हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन एक समय था जब लोहिया ने कहा कि मुझे अगर ऐसे 10 लोग मिल जाएं तो फिर मैं इस भारतवर्ष को बदल सकता हूं। ऐसे दुर्धर्ष योद्धा थे। उन्होंने किस तरह से मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश के लिए लाठियां खाईं, वो सब हम सबको याद है। मैं बहुत आदर के साथ आदरणीय कादरी साहब को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय विद्वान वक्ता और इस विचार मंथन में विभिन्न इलाकों से आए, विभिन्न प्रदेशों से आए वैचारिक लोहिया और समाजवादी, उन सभी लोगों का अभिनंदन एवं स्वागत। सबसे पहले इस कार्यक्रम के संयोजक और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन के
जिम्मेदार अभिषेक जी, रुंगटा जी व उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। असल में ये कार्यक्रम रवि राय जी को उनकी शताब्दी वर्ष पर श्रद्धांजलि देने और उनके कृत्य को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से था। और इससे अच्छी श्रद्धांजलि, इससे अच्छा व्यक्तित्व का चित्रण, इससे बेहतरीन तरीके से उनके कर्मों से शिक्षा लेने का और कोई साधन नहीं हो सकता था। ये एक बहुत सफल अपने विषय के ऊपर ये कार्यक्रम रहा। रवि राय जी से हमारा भी कुछ संबंध रहा है और उनके बारे में जितनी बातें हो गई अब उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं उनको खराज अकीदत ही पेश कर सकता हूं। अब अपने सब्जेक्ट पे आता हूं। हालांकि ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है, लेकिन समाज और समाजवादी रहने के कारण अगर आपकी दृष्टि हर सब्जेक्ट पे नहीं रहेगी तो आप कोई अपना खुद का रास्ता भी सही नहीं तलाश पाएंगे। मैं बहुत समय न लेते हुए डॉक्टर लोहिया और राजनारायण जी के दो संदर्भों की ओर जो पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, आपके इस विषय को उसी के अनुसार आपके सामने रखना चाहता हूं। 66 के दशक में जब ये कहा जाए कि दो महान शक्तियां इजराइल को मान्यता देकर के हथियारों का कारोबार शुरू करना चाहती हैं, ये डॉक्टर लोहिया 66 में कह चुके हैं। राजनारायण जी ने उसको 72 में कहा राज्यसभा में कि डॉक्टर लोहिया ने ऐसा कहा था, हम हथियार के कारखानों के विरोधी हैं। सैद्धांतिक रूप से समाजवादी हथियारों के उत्पादन का विरोधी है। सैद्धांतिक रूप से समाजवादी विचार सीमाओं के बंधन का विरोधी है। डॉक्टर लोहिया ने भी पासपोर्ट के सवाल पर दुनिया में कहीं भी किसी नागरिक को, किसी मनुष्य को जाने की आजादी होनी चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि हम दुनिया में किसी एक दूसरे को लड़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते। बहुत सी चीजों का अर्थ भावना से निकाला जाता है और इस पासपोर्ट के सवाल पर बहुत दिनों तक लड़े वो लोग। तीसरा विषय आता है डॉक्टर लोहिया का, भारत पाक बांग्लादेश बनाने का। इस कंसेप्ट में, इस विचार के साथ साथ भी ये जुड़ा हुआ था कि हम एक धरती के लोग अगर आपस में हथियारों से लड़ते रहेंगे तो हम जीवन में कभी तीनों देश के लोग सफल नहीं हो पाएंगे। ये डॉक्टर साहब का कहना था। हम आपके सवाल को डॉक्टर साहब के ही सवालों से जोड़ते हुए डॉक्टर साहब ने इसके लिए प्रयास किया और इसके विपरीत हथियार बनाने की रोक की मांग की, अपने देश से की, दुनिया के उन देशों से भी की और सेना बनाने की बात की तो ऊसर भूमि और बंजर भूमि और की जो जमीनें बेकार हैं उसके लिए सेना बनाने की बात की। सपना क्या था? हथियार की लड़ाई में हिंदुस्तान को, हमको, समाजवादियों को शामिल नहीं होना था। ये डॉक्टर साहब ने बहुत स्पष्ट कहा था। लेकिन साथ में जब उनके जिंदगी में ही एक जंग हुई तो उन्होंने सरकार के लोगों से ज्यादा पक्ष रखा। डॉक्टर लोहिया का सपना, समाजवादियों का सपना चूर तब हुआ जब समाजवादियों को पार्लियामेंट में किसी कारणवश
ऐसा लगा कि सरकार बनाने का मौका लगा, और मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि उस वक्त हमने इन मौलिक सवालों को एक दिन भी पार्लियामेंट में लाने का काम नहीं किया। हमारे विचार का जो क्रम था वो टूटा। अगर हम केंद्र में सरकार में आने के बाद, और माफ कीजिएगा समाजवादी रक्षा मंत्री भी रहे हैं, एक नहीं दो रहे हैं, किसी ने डॉक्टर लोहिया के इस प्रयास को पब्लिक प्लेटफॉर्म, संसद या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे रखने का काम नहीं किया। ये डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत के साथ धोखा था। अब आज हम फिर इस बात को कह रहे हैं जब दूसरे की सरकार है। जब हमारी सरकार थी, मैं मानता हूं कि हमारी अकेले की सरकार नहीं थी, लेकिन समाजवादियों के और डॉक्टर लोहिया के नाम से जुड़ी सरकार थी। आज भी कुछ जगह पे लोग इससे जुड़ के अपने आप को सरकार का हिस्सा बनाए हुए हैं। तो मैं मौलिक रूप से डॉक्टर लोहिया हथियारों के उत्पादन के ही खिलाफ थे, और जिस चीज के उत्पादन के खिलाफ थे उसके उपयोग के खिलाफ तो होना ही है। सीमा से मधुर संबंध उनका हमेशा ये इरादा रहा कि हम सीमा पे अपने आपस में किसी से न लड़ें। हमारा मौलिक विषय जो है वो ये है कि दुनिया से इस तरीके की हथियारों की होड़, पूंजीवाद को उस स्तर तक ले जाना है जहां देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है, और ऐसे पूंजीवादी लोग हथियार के बल पर ऐसे छोटे राष्ट्रों पे कब्जा किया करते हैं। ये खतरा था, है और बना हुआ रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पर, इस पर कुछ मौलिक रूप से बहस होना चाहिए, और पुराना जो उन्होंने इन सब चीज़ों पे लिखा है उसको पुनः प्रकाशित करना चाहिए, ताकि दुनिया के सामने ये जाए कि समाजवादी मूल रूप से इसके विरोधी हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत बहुत समय दिया। बहुत धन्यवाद श्रद्धेय कादरी साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि डॉक्टर लोहिया तो हथियारों के उत्पादन के ही खिलाफ थे। मैनकाइंड का पहला अंक पढ़ेंगे और लोहिया जी का लिखा हुआ पहला संपादकीय, उसमें वो लगभग 10 साल बाद ये लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा तोप के बख्तरबंद तोप के ऊपर निकालने की क्या आवश्यकता थी। गांधी का तोप से तो कोई रिश्ता था नहीं, 36 का आंकड़ा था, और आप जो है ये किस तरह का राज्य है जो शांति के, दुनिया के शांति के सबसे बड़े दूत की अंतिम यात्रा तोप, बख्तरबंद तोप के ऊपर रख के निकाल रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र था। अगला खुला सत्र है और ये अभिषेक रंजन जी इस सत्र को संचालित करेंगे। मैं बहुत आदर के साथ अभिषेक रंजन जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। अतिथियों को यहीं बैठे रहना है या दर्शक दीर्घा में पहुँचना है, ये आप हमको बता देंगे। ठीक है, हम दर्शक दीर्घा में आएंगे। खुले सत्र का संचालन अभिषेक रंजन सिंह जी करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन और रवि राय एकेडमी उड़ीसा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित छठे राष्ट्रीय विचार मंथन में भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन। ये छठा राष्ट्रीय विचार मंथन भी अब अपनी समाप्ति की ओर है, और अभी जो हमारा समापन सत्र और भुवनेश्वर प्रस्ताव से पहले ये खुला सत्र है। खुला सत्र और स्वतंत्र विषय, इसका उद्देश्य ये है कि पिछले 2 दिनों में हम लोग 5 सत्र एक बंधे हुए खास विषय पे ही बोलते हैं, और उस विषय में बोलने के लिए एक तैयारी चाहिए, एक अध्ययन चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हमारे समाजवादी साथियों के मन में भी बहुत सारे विषय हैं जो कि वो बाहर आने चाहिए। तो इसलिए ये जो खुला सत्र रखा है हमने 1 घंटे का, उसमें हमारे जो समाजवादी साथी अपनी बात रखना चाहेंगे, मैं उनका तहे दिल से आमंत्रण करता हूं। तो मैं सबसे पहले बताएं किनको
मैं श्री सुरेंद्र शर्मा जी से अनुरोध करता हूं, जो सतना मध्य प्रदेश से आए हैं, और हम लोगों के आदरणीय एडवोकेट मुरलीधर शर्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, और सतना सिविल कोर्ट में आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और आप यहाँ सतना मध्य प्रदेश से आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात, आइए इधर आइए, आप अपनी बात संक्षेप में और रखें, और जो विषय आपको उचित लगे, हालांकि ये केंद्रित है रवि राय, फोटो खींच लेगा शर्मा जी, रवि राय जी पे ही बोले तो अच्छा रहेगा, जो कि शायद मुरलीधर शर्मा जी भी बताते होंगे कुछ आपको। आइए। आज के कार्यक्रम में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए समाजवादी साथीगण, भाई और बहनों, आज हम लोग अभिषेक रंजन सिंह के आमंत्रण पर छठवीं बार भाग लेने का अवसर हम लोगों को मिला है। सबसे पहले मैं देश के जननेता, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष परम सम्माननीय रवि राय जी को उड़ीसा की भुवनेश्वर की धरती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही मुझे 2 बार अपने पिताजी के सानिध्य में सम्माननीय रवि राय जी से मिलने का अवसर भी मिला था। उनकी सादगी और सहजता, जिसके बारे में करीब करीब लोगों को जानकारी है, सतना और शहडोल के कार्यक्रम में मैं रवि राय जी को शहडोल के रेलवे स्टेशन में छोड़ने आया था। रवि राय जी से हमने और भी जो साथी थे, हमने कहा था कि चलिए स्टेशन प्रबंधक के रूम में, जो वीआईपी रूम है, उसमें आप अभी बैठे, ट्रेन के आने का समय है। लेकिन उनकी सहजता हमने देखी कि उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन आनी थी, उसी प्लेटफॉर्म के एक साधारण सीट पर जहां सामान्य यात्री बैठते हैं, वहां रवि राय जी बैठे थे। कहने का आशय मेरा यह है कि रवि राय जी मन, वचन और कर्म से निश्चित तौर पर समाजवादी थे। आज मुझे कई 2 दिन के चर्चा से अभिषेक जी ये अनुभव मैंने किया कि देश के अंदर समाजवादी आंदोलन आखिर क्यों कमजोर हुआ है। समाजवादी आंदोलन की कमजोरी का जो मैं कारण समझता हूं, चूंकि 32 वर्ष के राजनीतिक जीवन का मेरा भी अनुभव है कि समाजवाद, डॉक्टर लोहिया, इनका नाम लेकर के हमारे देश के हमारे नेताओं ने अपनी दुकानें चलाई, और अभिषेक रंजन एक मिशन को लेकर के आगे काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अभिषेक रंजन जैसे व्यक्ति, जैसी संस्था अगर समाजवादी आंदोलन को आगे ले जाने के लिए देश के कोने कोने में जाकर के हम सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो इस देश के राजनीतिक दल के नेता जो समाजवादी आंदोलन से पैदा हुए, समाजवादी आंदोलन के वो नेता रहे, डॉक्टर लोहिया के अनुयायी रहे, उन्होंने देश के समाजवादी आंदोलन को बिखरने से क्यों नहीं रोका? ये उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों को लेकर के हम सारे लोग जो भी सामने हैं,
या कि देश के पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरने का काम करते हैं। डॉक्टर लोहिया ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस विषय पर डॉक्टर लोहिया का चिंतन न रहा हो, चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे समूची दुनिया का हो, चाहे जिस प्रकार का हो, सारे विषयों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की चिंतन आज भी निश्चित तौर पर सामने है। डॉक्टर लोहिया को इस देश के भूखे पेट की चिंता थी, डॉक्टर लोहिया को आर्थिक गैर बराबरी की चिंता थी, डॉक्टर लोहिया को सामाजिक समरसता की चिंता थी, और वो चाहते थे कि इस देश का आम आदमी भूखा ना रहे, नंगा ना रहे, तमाम विषम परिस्थितियों से उसे जूझना ना पड़े। ऐसी नीतियों को अंजाम देने का काम हो जिससे आम आदमी ये कह सके कि ये सरकार हमारी। गैर बराबरी के खात्मे के लिए डॉक्टर लोहिया का एक वाक्य हमने कहीं पढ़ा था। उनका ये था कि समाजवाद का मतलब दरिद्रता का बंटवारा नहीं बल्कि समृद्धि का बंटवारा होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार, हर व्यक्ति की संपन्नता डॉक्टर लोहिया के फार्मूले में थी। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, बस फर्क यह है कि हमारे देश की राजनीति में हमारे चिंतकों ने, हमारे नेताओं में कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए समाजवादी आंदोलन देश के अंदर कमजोर हुआ। आज मैं सिर्फ एक बात और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम सब लोग, जो भी बचे हुए लोग हैं, देश के अंदर डॉक्टर लोहिया की नीतियों को लेकर जो भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने आचरण में सुधार करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी विषमता देखने को मिलती है। डॉक्टर लोहिया ने जाति तोड़ो का नारा दिया था और उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने इस देश पर जाति के नाम पर राजनीति करने का भी काम किया और आगे भी हो रहा है। ये बहुत बुरी बात है। इसलिए आज ये मंच रवि राय जी के श्रद्धांजलि देने के बाद हम सिर्फ एक ही संकल्प लेकर के जाएंगे कि मन, वचन और कर्म से हम रवि राय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, इनकी नीतियों के अनुरूप जन जन में संघर्ष करने का काम करेंगे और समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की सेवा को अपना धर्म मानते हुए राजनीति की परिभाषा को भी अंगीकार करेंगे। आपने यहाँ आमंत्रित किया, आपको एक बार पुनः नई दिल्ली फाउंडेशन की ओर से अभिषेक रंजन जी और आपकी सारी टीम को, और मेरे सामने सम्माननीय गोपाल सिंह जी हैं, हमारे मोहंती साहब हैं, हमारे सारंगी साहब हैं, हमारे मोदी साहब हैं, हमारे भाई श्याम बाबू जायसवाल जी हैं, दास साहब हैं, सारे लोगों को एक बार प्रणाम करते हुए आप सबको इनकलाबी सलाम करता हूं। जय भारत, जय समाजवाद। जी।